डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया, पूर्ण सक्रामक क्रिया के उपभेद। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसके कौन कौन से भेद हैं। उसका पहला भेद है एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। यह दोनों पूर्ण सक्रामक क्रिया के उपभेद हैं। एक कर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य के अंदर एक क्रिया आती है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। वहीं द्विकर्मक क्रिया, इसके अंतर्गत द्वि यानी दो, जिस वाक्य के अंतर्गत दो कर्म आते हैं उसके अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए इनको समझते हैं विस्तार से। अब एक कर्मक क्रिया, यदि वाक्य में केवल एक ही क्रम प्राय, प्रधान, मुख्य, निर्जीव क्रम लिखा हुआ हो तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया एककर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि वाक्य में केवल एक क्रम यानी एक ही क्रम उपस्थित हो, वह क्रम प्रधान यानी मुख्य और वह निर्जीव भी हो सकता है, तो उस वाक्य में एककर्मक क्रिया मानी जाती है। पहचान के लिए, यदि वाक्य में केवल क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त हो रहा हो तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया एककर्मक क्रिया मानी जाती है। यानी क्रिया से क्या से प्रश्न करने पर यदि उसका एक उत्तर हमें प्राप्त होता है तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे मैंने आम खरीदे तो खरीदे क्रिया, और क्या तो आम, इसका एक उत्तर प्राप्त हुआ, इसलिए इसके अंतर्गत एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे दूसरा वाक्य, राम ने पाठ पढ़ा तो क्या पढ़ा तो पाठ, एक उत्तर निकल कर सामने आया तो एक कर्मक क्रिया। बच्चे पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे तो पत्र लिखेंगे, तो एक कर्मक क्रिया, एक उत्तर निकलकर हमारे सामने आता है। उसी प्रकार अगला वाक्य, मैंने आम व केले खरीदे तो क्या खरीदे तो आम और केले खरीदे, यह उत्तर निकल कर आएगा। अगला है, लता ने गाना गाया तो गाया, क्या गाया तो गाना गाया, तो एक उत्तर निकल कर आएगा। वाक्य, किसान फसल काटेंगे, अंतर्गत काटेंगे तो फसल काटेंगे, एक उत्तर निकलकर सामने आता है और वह उस वाक्य के अंतर्गत एककर्मक क्रिया होती है। प्रकार कर्मक क्रिया, यदि वाक्य में दो कर्मों प्रधान प्रधान के निर्जीव एवं अप्रधान गौण सजीव क्रम प्राय का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि वाक्य में दो क्रम यानी दो कार्य एक साथ किए जा रहे हो और प्रधान मुख्य निर्जीव क्रम के साथ अप्रधान यानी वह कम महत्वपूर्ण गौण महत्वपूर्ण क्रम सजीव क्रम, या तो कम महत्वपूर्ण हो या वो सजीव हो, उस वाक्य में हमें द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। पहचान के लिए, जब किसी वाक्य में क्या एवं किसे किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हो तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि वाक्य में वाक्य की क्रिया से क्या और किसे किसको, इनसे क्रिया के साथ प्रश्न किया जाए और जो उत्तर निकल कर सामने आएंगे से हम पता लगा सकते हैं कि एक उत्तर आया या दो उत्तर आया। अगर दो उत्तर आएंगे तो द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्रिया, किसे तो आपको, यह दो उत्तर निकलकर सामने आएंगे और यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार अगला वाक्य है, राम ने श्याम को पत्र लिखा तो लिखा, ये क्रियाएं, क्या लिखा तो पत्र, किसको लिखा तो श्याम को, यह उत्तर निकलकर सामने आया। आइए अगला वाक्य देखते हैं, अध्यापक छात्रों को प्रश्न लिखवा रहा है यह क्रिया, क्या लिखवा रहा है तो क्या का उत्तर आया निकलकर प्रश्न, किनको या किसे तो छात्रों को। यह द्विकर्मक क्रिया के सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। आइए अब समझते हैं आगे। द्विकर्मक क्रिया, नित्य यानी हमेशा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा द्विकर्मकी होते हैं, उनके साथ हमेशा दो क्रम प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं। जैसे निम्नलिखित 16 क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ प्राय दो क्रम प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसके कारण इन क्रियाओं को नित्य द्विकर्मक क्रिया माना जाता है। यानी उनके साथ दो क्रम प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी उस वाक्य में हमेशा दो क्रम आएंगे और उसके अंतर्गत नित्य द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे पहला उदाहरण है दो यानी दोना, दूसरा है याच
मांगना। तो इनके साथ हमेशा नित्य यानी इनके साथ हमेशा दो क्रम प्रयुक्त होंगे इन क्रियाओं के साथ। जैसे पच, पच यानी पकाना। वैसे दंड, दंड यानी सजा देना। पांचवा है रुद्ध, रुद्ध यानी रोकना। प्रच, प्रच यानी फूंचना। ची, ची यानी चुनना या तोड़ना। वरी, वरी यानी कहना। नवा है सास, सास यानी उपदेश देना। उसी प्रकार जी, जी यानी जीतना। मत, मत यानी मतना। मरीस, मरीस यानी चुराना। उसी प्रकार नी, नी यानी ले जाना। अगला है हरि, हरि यानी हरण करना। अगला है कृष, कृष यानी खींचना। व यानी डोना। इन सभी शब्दों के साथ दो क्रम प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें नित्य द्विक्रमक क्रिया कहा जाता है। विशेष नियम, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वतः घटित हो रही हो तो वहाँ वह अकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि किसी वाक्य में कोई क्रिया अपने आप घटित होती है तो वह अकर्मक क्रिया मानी जाती है। यानी अपने आप घटित होने वाली क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यदि इन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्ता कारक वाचक शब्द भी लिखा हुआ हो तो फिर वहाँ वह सकर्मक क्रिया मान ली जाती हैं। यदि इन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्ता, अगर वाक्य में कर्ता है, कारक चिन्ह आए, वाचक शब्द आए तो यह सकर्मक क्रिया मान ली जाती है। और यह नहीं आए, क्रिया अपने आप घटित हो तो वह अकर्मक क्रिया, और कर्ता आए, कारक चिन्ह आए, वाचक शब्द आए तो यह सकर्मक क्रिया मान ली जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें यह क्रिया अपने आप होती है तो यह अकर्मक क्रिया। बच्चे पेड़ से पत्ते गिराते हैं, इसके अंतर्गत यह दूसरे के द्वारा की जा रही है, इसके अंतर्गत सकर्मक क्रिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया। राजेश बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसके अंतर्गत कर्ता राजेश आया है तो इसमें सकर्मक क्रिया। रस्सी ऐंठती है, इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया। राधा रस्सी ऐंठती है, इसके अंतर्गत राधा कर्ता और कर्ता है, यह सकर्मक क्रिया। उसका सिर खुजला रहा है, इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया। वह अपना सिर खुजला रहा है, इसके अंतर्गत सकर्मक क्रिया। खेल तमाशे की चीजें देखकर बोले बोल आदमियों का जी ललचाता है, यानी खेल तमाशे देखकर आदमी उसकी तरह आकर्षित होते हैं तो यह स्वतः होने वाली क्रिया है, इसलिए अकर्मक क्रिया। सेठ अपने सामान की खरीदारी के लिए लोगों को ललचाता, इसके अंतर्गत सेठ के द्वारा को लालच दिया जाता है, यानी सेठ उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए यह दूसरे के द्वारा की जा रही, इसमें कर्ता प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया के आधार पर क्रिया के सभी प्रकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं अगले प्रकार के बारे में। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल यानी होता है समय के आधार पर क्रिया के भेद। समय के आधार पर क्रिया कौन कौन से प्रकार की होती हैं, उसके क्या क्या भेद हैं। के घटित होने के समय को काल कहते हैं, यानी क्रिया जिस समय पर हुई है उस समय को काल कहते हैं। काल यानी होता है समय। तीन प्रकार के माने जाते हैं, यानी समय तीन प्रकार का माना जाता है। यथा भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। इन तीनों कालों के आधार पर क्रिया के भी तीन भेद माने जाते हैं, यानी तीन काल और क्रिया के काल के अनुसार क्रिया के तीन भेद। जैसे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ये अब जानते हैं काल के आधार पर क्रिया के पहले प्रकार के बारे में। भूतकालिक क्रिया, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है तो वहाँ भूतकालिक क्रिया मानी जाती, यानी क्रिया पिछले समय में हो चुकी है, यह हमें वाक्य से पता लगता है तो उसके अंतर्गत भूतकालिक क्रिया मानी जाती, यानी गुजरे हुए समय में क्रिया हो चुकी है तो वह क्रिया भूतकाल के अंतर्गत आएगी। भूतकालिक क्रिया के भी 6 उपभेद माने जाते हैं। भूतकालिक क्रिया को भी 6 भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन से, आइए उनको समझते हैं। पहला है सामान्य भूतकालिक क्रिया, यानी नॉर्मल भूतकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में या, ये, थी अथवा आ, ये, ई लिखा होने पर यदि वाक्य के अंत में आपको या देखने को मिले, ए देखने को मिले, थी देखने को मिले, आ देखने को लिए मिले, ए देखने के लिए मिले, ई देखने के लिए मिले तो उस वाक्य के अंदर
सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे बच्चा घर गया, इसके अंतर्गत पीछे आपको या देखने के लिए मिलेगा और इसके अंतर्गत सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। अगला है हंसिका स्कूल गई, इसके अंतर्गत ई पीछे ई देखने के लिए मिलता है और इसके अंतर्गत होगी सामान्य भूतकालिक क्रिया। वे पाठशाला गए, इसके अंदर पीछे वाक्य के अंत में ए देखने के लिए मिलता है और इसके अंतर्गत सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। अगला है मैंने पत्र लिखा, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में आ देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। अगला है हमने कुछ चित्र देखे, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में ए देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके अंतर्गत सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। अगला है उसने चाय पी, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में ई देखने के लिए मिल रहा है और इसलिए इसके अंतर्गत सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी। आइए अब जानते हैं भूतकालिक क्रिया का अगला प्रकार, आसन भूतकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में या, ये, यों अथवा आई, ई के साथ है लिखा होने पर अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी, चुके हो लिखा होने पर यदि आपको वाक्य के अंत में या देखने के लिए मिले, ए देखने के लिए मिले, यो देखने के लिए मिले, आई देखने के लिए मिले, ई देखने के लिए मिले और इनके साथ है या वाक्य के अंत में चुका, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी, चुके हो, आपको वाक्य के अंत में या तो या देखने के लिए मिलेगा, ए देखने के लिए मिलेगा, यो देखने के लिए मिलेगा अथवा आए या ई के साथ हैं ये दोनों देखने के लिए मिलेंगे। ये नहीं होने पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी, चुके हो लिखा होने पर आपको वाक्य के अंत में यह शब्द देखने के लिए मिलेंगे और उसके अंतर्गत होगी आसन भूतकालिक क्रिया। आइए अब जानते हैं पहला वाक्य, बच्चा घर गया है, इसके अंतर्गत या और ये दोनों, इसलिए इसके अंतर्गत इसमें होगी आसन भूतकालिक क्रिया। अगला वाक्य मैंने पत्र लिखा है, इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत होगी आसन भूतकालिक क्रिया। अगला वाक्य हमने सब कुछ चित्र देखे हैं, अंतर्गत हैं और इसके अंतर्गत क्रिया होगी आसन भूतकालिक क्रिया। अगला वाक्य उसने चाय पी है, इसके अंतर्गत अंत में ई देखने को मिलता है और उसके साथ है, इसलिए इसके अंतर्गत होगी आसन भूतकालिक क्रिया। अगला वाक्य हंसिका स्कूल गई है, इसके अंतर्गत अंत में ई और उसके साथ है देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत होगी आसन भूतकालिक क्रिया। अगला है वे पाठशाला गए हैं, इसके अंतर्गत अंत में ए और उसके साथ हैं देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत होगी आसन भूतकालिक क्रिया। उसने खाना खा लिया है या और है यह अंत में देखने को मिलता है और इसमें आसन भूतकालिक क्रिया होगी। या वह खाना खा चुका है, इसके अंतर्गत आसन भूतकालिक क्रिया। आइए अब जानते हैं भूतकालिक क्रिया का अगला प्रकार, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। पूर्ण यानी होता है पूरा, भूतकाल यानी बीते हुए समय में हुई क्रिया। वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ये, ई के साथ है ये भी लिखा होने पर अथवा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा होने पर यदि आपको वाक्य के अंत में या देखने के लिए मिले, ये देखने के लिए मिले, ई देखने के लिए मिले या इनके अलावा आ देखने के लिए मिले, ए देखने के लिए मिले, ई देखने के लिए मिले और इनके साथ है का है भी देखने के लिए मिले अथवा वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे यह देखने के लिए मिले तो उस वाक्य के अंतर्गत पूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे बच्चा घर गया था, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में या देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत पूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। अगला वाक्य हंसिका स्कूल गई थी, वाक्य के अंत में ई देखने के लिए मिलता है और इसके अंतर्गत होगी पूर्ण भूतकालिक क्रिया। जैसे अगला वाक्य मैंने पत्र लिखा था, इसके अंतर्गत हमें वाक्य के अंत में आ देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत पूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। आइए अब देखते हैं अगला वाक्य हमने कुछ चित्र देखे थे, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में ए देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत
पूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।